नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राफेल डील को लेकर एक बार फिर कांग्रेस पार्टी भाजपा पर हुई हमलावर और कहा जब जांच होगी उस दिन देश के सामने आएगी बड़ी सच्चाई। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा पश्चिम बंगाल का, जहां पर भाजपा को बड़ा झटका लगा है और पूर्व विधायक ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और तृणमूल कांग्रेस में वापस लौट गए हैं। और इसी के साथ दोस्तों तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा उत्तर प्रदेश का, जहां पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरते हुए कहा है कि योगी सरकार की नीतियों के चलते पिछड़ गया है उत्तर प्रदेश। दोस्तों हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी भाजपा की नीतियों का विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और राजनीति से जुड़ी हर रोज की बड़ी खबरों के लिए आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी बजा दीजिए ताकि हर खबर आप तक सबसे तेज पहुंचे। कमेंट में लिखिएगा जय हिंद। रुक करते हैं सभी बड़ी खबरों की तरफ। जांच कराने पर राफेल डील का सच भी आ जाएगा सामने, कांग्रेस। जी हां दोस्तों, राफेल सौदे को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है। ऑपरेशन वेस्ट एंड का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने कहा कि जब राफेल सौदे की जांच होगी तो देश के सामने सच्चाई आ जाएगी। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार कांग्रेस प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि राफेल ने जो सौदा किया है वह देश की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि जेब की सुरक्षा के लिए है। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाया और कहा कि जिस तरह से वेस्ट एंड केस में अदालत के माध्यम से सच्चाई सामने आई है, इसी तरह जब राफेल मामले की जांच होगी तो देश को भी इस सच्चाई का पता चल जाएगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार को इस देश के रक्षा समझौतों पर पारदर्शिता रखते हुए कानून का पालन करना चाहिए। इस बीच ऑपरेशन वेस्ट एंड का हवाला देते हुए शेरगिल ने कहा कि वर्ष 2001 में एक रक्षा समझौता भी हुआ था जिसमें गड़बड़ी उजागर हुई थी। तब भाजपा के पूर्व अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण को उनके ही कार्यालय में रिश्वत लेते कैमरे में पकड़ा गया था। इसे ऑपरेशन वेस्ट एंड जजमेंट 1 नाम दिया गया था। अब ऑपरेशन वेस्ट एंड जजमेंट 2 आ गया है, जहां जया जेटली और उनके सहयोगियों को रक्षा मंत्री के घर पर रिश्वत लेने और सौदा करने के लिए दंडित किया गया था। यह स्पष्ट है कि रक्षा सौदों में भाजपा की क्या भूमिका है। इस दौरान कांग्रेस ने केंद्र सरकार से 3 सवाल भी पूछे। मुख्य विपक्षी दल ने पूछा है कि जो समझौते किए गए वे देश बनाने की नीति के साथ थे या धन बनाने की नीति से। दूसरा, क्या सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए या अपनी जेब की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह सौदा कर रही है। और तीसरा, क्या सरकार कानूनी या सिफारिश से काम कर रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव, भाजपा को झटका, पूर्व विधायक बीजेपी छोड़ वापस तृणमूल कांग्रेस में लौटे। जी हां दोस्तों, उत्तरी बंगाल के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक विपल्प मिश्रा करीब 1 साल बाद ही भाजपा का दामन छोड़ शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस में वापस आ गए। दक्षिण दिनाजपुर जिले की हरिरामपुर सीट से तृणमूल कांग्रेस के विधायक रहे मित्रा पिछले साल जून में भाजपा में शामिल हो गए थे। मित्रा ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस में लौटना उनके लिए घर वापसी जैसा है। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पार्थ चटर्जी ने कहा, हम विपल्प मित्रा का स्वागत करके प्रसन्न हैं। ममता बनर्जी ने 21 जुलाई को शहीद दिवस की रैली के दौरान पुराने नेताओं से पार्टी में वापस आने को कहा था। मित्रा ने उसी पर वापसी की है। मित्रा के साथ ही उनके छोटे भाई और अन्य समर्थक भी तृणमूल कांग्रेस में दोबारा शामिल हुए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश बोले, योगी सरकार की अदूरदर्शी नीतियों के चलते पिछड़ गया यूपी। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार की अदूरदर्शी नीतियों के चलते यूपी सपा शासन में जितना आगे बढ़ा था उतना ही पीछे चला गया है। श्री यादव ने शुक्रवार को यहां जारी बयान कर कहा कि भाजपा नेतृत्व के पास ना कोई लक्ष्य है और ना ही कोई विजन है। वे अब तक एक भी अपनी योजना लागू नहीं कर सके हैं। उन्होंने कहा कि गाँव-गाँव, घर-घर में हमें जनता को भाजपा के झूठे दावों की सच्चाई बतानी होगी। प्रदेश में आपराधिक स्थिति गंभीर होती जा रही है। अपनी सरकार में बढ़ती अराजकता से अब भाजपा विधायक सांसद भी परेशान हैं। जंगल राज से डरे हैं। एक विधायक ने मुख्यमंत्री डीजीपी को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की। जब सत्ता दल के विधायक, सांसद तथा महापौर अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही तो जन सामान्य की क्या पूछ होगी। श्री यादव ने कहा कि भाजपा नेताओं के अवैध खनन, शराब तस्करी आदि धंधों में संलिप्तता की बातें भी आई। इस बात पर भी गंभीरता चिंता जताई गई कि प्रदेश में हत्या, लूट, अपहरण और फर्जी एनकाउंटर की घटनाएं बढ़ी हैं। प्रदेश में माफिया, नेता और नौकरशाही के गठजोड़ से अपराध थम नहीं रहे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के तमाम आदेशों के बावजूद संक्रमित मरीजों की देखभाल में लापरवाही हो रही है। कोविड-19 कोरोना मरीज की भर्ती में दिक्कतें हैं। एम्बुलेंस में ही कई बीमार दम तोड़ चुके हैं। मृतकों के शव ले जाने के लिए शव वाहन में ही नहीं मिल रहे हैं। हर तरफ अव्यवस्था का बोलबाला है। घटिया खाना भी दिया जाता है। किसानों, नौजवानों को इस भाजपा सरकार
में सबसे ज्यादा बेदहाली उठानी पड़ रही है। किसान असमय वर्षा का शिकार हुआ, उसको मुआवजा नहीं मिला, किसान को फसल बीमा नहीं मिलता, बीमा कंपनी फायदा उठा रही है। श्री यादव ने कहा कि भाजपा लोकतंत्र के लिए खतरा बनती जा रही है। भाजपा राज में सवाल पूछना बर्दाश्त नहीं होता है। भाजपा जातिवादी पार्टी है। असहिष्णुता और राग द्वेष की भावना से विपक्ष के साथ व्यवहार होता है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लॉकडाउन में फंसे श्रमिकों को राहत राशन दिया तो उन पर ही मुकदमे लगा दिए गए। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव 2020, पैरोल पर बाहर आएंगे लालू, विपक्ष की रणनीति की संभालेंगे कमान। जी हां दोस्तों, बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस साल होने वाले चुनाव में राजद सुप्रीमो लालू यादव की कमी नहीं खलेगी। दरअसल चारा घोटाले में जेल में सजा काट रहे लालू प्रसाद पैरोल पर बाहर आकर राज्य में विपक्ष की राजनीति की कमान संभालेंगे। बताया जा रहा है कि झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार ने पैरोल से संबंधित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली है। पैरोल देने की प्रक्रिया अप्रैल में ही पूरी कर ली गई थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पैरोल के लिए बिहार विधानसभा चुनाव पर छाए अनिश्चितता के बादल के छूटने का इंतजार किया जा रहा है। वहीं जानकारी के अनुसार लालू प्रसाद यादव को पैरोल देने की प्रक्रिया इस साल अप्रैल महीने में पूरी कर ली गई थी। झारखंड सरकार ने विधि विभाग से इस आशय के बारे में भी राय ली है। इस मामले में विधि विभाग ने अपनी स्थिति में कहा है कि लालू प्रसाद कोर्ट की ओर से सुनाई गई सजा की 1/3 अवधि पूरी कर चुके हैं। ऐसे में उन्हें पैरोल दिया जा सकता है। बता दें कि लालू प्रसाद यादव 23 सितंबर 2017 से चारा घोटाले में जेल में सजा काट रहे हैं। बीजेपी पहले से लालू प्रसाद को बना रही निशाना। वहीं बताया जा रहा है कि बीजेपी के लालू प्रसाद यादव के पैरोल पर बाहर आने की अंदेशा है। यही कारण है कि पार्टी पिछले 2 महीने से लगातार लालू प्रसाद को निशाना बना रही है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के ज्यादातर ट्वीट में केंद्र लालू प्रसाद यादव रहते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। निर्वाणी अखाड़े ने पीएमओ को भेजा लीगल नोटिस, अखाड़े को मनाने पहुंचे दूत, मिला भूमि पूजन का न्योता। जी हां दोस्तों, निर्वाणी अन्य अखाड़े के श्री महंत धर्मदास ने राम जन्मभूमि के पूजा का अधिकार हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय को लीगल नोटिस भेजा था। नोटिस के बाद भीतर खाने हलचल मची। 2 विहिप के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक मनाने पहुँच गए। बंद कमरे में मनुहार की ओर मना लिया तथा भूमि पूजन कार्यक्रम में शिरकत के लिए ट्रस्ट की ओर से आमंत्रण पत्र सौंप दिया गया। पौराणिक पीठ हनुमानगढ़ी से जुड़े निर्वाणी अन्य अखाड़े के महंत धर्मदास ने राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की तैयारियों के बीच अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय को लीगल नोटिस भेजा था। नोटिस में महंत धर्मदास का कहना था कि गर्भगृह पर रामलला के मूर्तियों के प्रकटीकरण के बाद उपजे विवाद में सरकार की ओर से पूजा अर्चना पर रोक तक उनके गुरु अभिराम दास पूजा अर्चना कर रहे थे। कानूनी विवाद में यह मामला अदालत से लेकर देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और प्रकरण का फैसला कर दिया है। ऐसे में फैसले के बाद राम जन्मभूमि में उनके पूजा पाठ के अधिकार को बहाल किया जाए। लीगल नोटिस को लेकर भीतर खाने हलचल मची तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेता और विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक दिनेश जी गुरुवार की शाम महंत धर्मदास के आवास पहुंच गए। बंद कमरे में महंत धर्मदास से मुलाकात की। बताया जाता है कि मनुहार के बाद उन्होंने महंत धर्मदास को मना लिया। अब महंत धर्मदास 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। विहिप संरक्षक की ओर से उनको भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए आमंत्रण पत्र सौंपा गया है। करते हैं अगली खबर की तरफ। डॉक्टरों को वेतन न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र को 10 अगस्त तक अल्टीमेटम। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना संकट में अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी जान बचाने वाले डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को वेतन न देने पर नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार को 10 अगस्त तक अल्टीमेटम दिया है। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार अदालत ने केंद्र सरकार पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि केंद्र सरकार इतनी कमजोर नहीं है कि वह राज्यों को दिए गए निर्देशों के कार्यान्वयन के सुनिश्चित नहीं कर सकती। दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, त्रिपुरा और कर्नाटक में कोरोना रोगियों के उपचार में लगे डॉक्टरों और स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों को नियमित वेतन नहीं मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर गहरी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा, यह पहले ही कह चुका है कि कोरोना के मरीजों के इलाज में लगे डॉक्टरों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद भी कोर्ट में ऐसे मामले आ रहे हैं कि डॉक्टरों को वेतन नहीं मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 जून को केंद्र सरकार से राज्यों को निर्देश दिया था कि वे कोरोना के मरीजों के इलाज में लगे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को वेतन का भुगतान करें। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस SK कौल और जस्टिस MR शाह ने आदेश में कहा था कि डॉक्टरों को वेतन नहीं मिलने की बात मीडिया रिपोर्ट में सामने आई। ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए। पीठ ने 4 सप्ताह में मामले में केंद्र सरकार से अनुपालन रिपोर्ट भी मांगी और चेतावनी दी कि आदेश का पालन नहीं करने पर इसे गंभीरता से लिया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने की उपचुनाव अभियान की शुरुआत, नया नारा, बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए। जी हां दोस्तों,
प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल में सबसे ज्यादा 16 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होना है, इसलिए कांग्रेस ने अभियान की शुरुआत गुरुवार को ग्वालियर से कर दी। कांग्रेस का नया नारा होगा, बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, फिर कमलनाथ सरकार चाहिए। ग्वालियर कांग्रेस कार्यालय में प्रेस से चर्चा करते हुए पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि चूंकि जोड़ तोड़ की शुरुआत इस अंचल से हुई थी, इसलिए चुनाव अभियान भी यहां से शुरू किया जा रहा है। पीसी शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा चुनी सरकार को गिराना लोकतंत्र की घटिया हरकत थी। इसके तहत जनादेश को दरकिनार कर दिया गया। ऐसे लोगों की करतूतों के कारण प्रदेश में कोरोना का प्रकोप बढ़ा और व्यापार व्यवसाय चौपट हो गए। उन्होंने कहा कि पार्टी को बिकाऊ नहीं टिकाऊ कार्यकर्ता चाहिए। नारे के साथ जनता के बीच जाकर न्याय मांगेंगे। लोगों से आग्रह करेंगे कि वे लोकतंत्र को कलंकित करने वालों को सबक सिखाएंगे। शर्मा ग्वालियर की पूर्व विधानसभा क्षेत्र के पार्टी की ओर से चुनाव प्रभारी हैं। कांग्रेस ने जो नया नारा दिया है वह प्रदेश की सभी 27 विधानसभा सीटों के लिए है। जहां उपचुनाव होना है। कांग्रेस बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, फिर कमलनाथ सरकार चाहिए नारे के जरिए सीधे सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने वाले विधायकों को निशाने पर ले रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा छपवाए गए मास्क पर यह नारा लिखा गया है। ये मास्क पूरे प्रदेश में बांटे जाएंगे, खास तौर पर उन सभी विधानसभा क्षेत्रों में जहां उपचुनाव होना है। इसे बागियों को एक्सपोज करने के अभियान के तौर पर देखा जा रहा है। मार्च में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 22 विधायकों ने कांग्रेस छोड़ी थी। इनमें 16 सीट ग्वालियर चंबल अंचल में है। इन सीटों के लिए उपचुनाव होना है। इसी कारण कांग्रेस का पूरा जोर इसी इलाके में है। कांग्रेस की कोशिश सिंधिया को उनके ही इलाके में एक्सपोज करने की है। बाद में कांग्रेस के 3 अन्य विधायक विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र देकर भाजपा में शामिल हो चुके हैं, जबकि 2 सीट भाजपा और कांग्रेस के एक विधायक के निधन से रिक्त है। इस तरह प्रदेश की कुल 230 सदस्यों वाली विधानसभा में 27 सीटें रिक्त हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान के सियासी संकट के बीच आमने सामने हुई केंद्र व राज्य सरकार की एजेंसी। जी हां दोस्तों, राजस्थान में चल रहे सियासी संघर्ष के बीच प्रदेश के एजेंसी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एवं एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और केंद्र सरकार की एजेंसियां केंद्रीय जांच ब्यूरो, आयकर विभाग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एवं प्रवर्तन निदेशालय आमने सामने नजर आ रहे हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियों ने जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के रिश्तेदारों व करीबियों पर शिकंजा कसा है, वहीं राज्य की एजेंसियों ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत व भाजपा नेताओं के साथ ही कांग्रेस के बागियों को निशाने पर लिया है। 9 जून को राज्य के सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी की शिकायत पर एसओजी ने सरकार गिराने की साजिश का मुकदमा दर्ज किया। इस मामले में भाजपा के निकट माने जाने वाले अशोक सिंह व भरत मलानी को गिरफ्तार किया गया। एसओजी के साथ ही एसीबी ने भी मामला दर्ज किया। इन पर आरोप लगा कि आदिवासी विधायकों से संपर्क कर गहलोत सरकार गिराने की साजिश कर रहे थे। फिलहाल ये दोनों जेल में हैं। इनके संपर्क वाले आदिवासी इलाके के 2 भाजपा नेताओं से भी पूछताछ की गई। इस मामले में एसओजी ने 12 जुलाई को सीएम गहलोत, सचिन पायलट सहित 13 लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा। इसी नोटिस को लेकर पायलट ने गहलोत के खिलाफ मुद्दा बना लिया और खुद की मानहानि बताया। विधायकों की खरीद फरोख्त और सरकार गिराने की साजिश के मामले में एसओजी व एसीबी ने 3 निर्दलीय विधायकों सुरेश टांक, खुशवीर सिंह और ओम प्रकाश हुडला के खिलाफ मामला दर्ज किया। तीनों निर्दलीय विधायकों की कांग्रेस ने संबद्धता समाप्त कर दी। इसके बाद 18 जुलाई को मुख्यमंत्री के मीडिया ओएसडी लोकेश शर्मा की तरफ से 3 ऑडियो जारी किए गए। इनमें कथित रूप से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कांग्रेस के बागी विधायक विश्वेंद्र सिंह व भंवर लाल शर्मा के साथ ही भाजपा के करीबी व्यापारी संजय जैन की आवाज होने की बात कही गई। इनकी आपसी बातचीत में विधायकों की खरीद फरोख्त व गहलोत सरकार गिराने की बात सामने आई। इस पर एसओजी ने शेखावत, विश्वेंद्र सिंह, शर्मा व जैन के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया। चारों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया। जैन को गिरफ्तार किया गया। दोनों विधायकों को तलाश करने के लिए एसओजी की टीम ने कई बार मानेसर में छापे मारे, लेकिन वे नहीं मिले। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस विधायक जयपुर होटल से हो सकते हैं शिफ्ट, सीएम गहलोत का आरोप। एमएलए के खरीद फरोख्त का बीजेपी ने रेट बढ़ाया। जी हां दोस्तों, राजस्थान की सियासत में हर दिन कुछ न कुछ नया देखने को मिल रहा है। ताज़ा जानकारी ये है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने विधायकों को जयपुर से कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं। कांग्रेस अपने विधायकों को जयपुर से किसी और शहर में ले जाने की तैयारी में है। फिलहाल सभी कांग्रेस विधायक जो गहलोत खेमे में हैं, वो जयपुर स्थित फेयरमाउंट होटल में ठहरे हुए हैं। कांग्रेस के लगभग 100 विधायक जयपुर स्थित फेयरमाउंट होटल में रह रहे हैं। टीवी रिपोर्ट के मुताबिक विधायकों को आज 31 जुलाई को फेयरमाउंट होटल से चेकआउट करने को कहा गया है। साथ ही यह भी बोला गया है कि वो अपना 15 दिनों का सामान घर से मंगा लें। सूत्रों के मुताबिक विधायकों को जयपुर से जैसलमेर के सूर्यगढ़ ले जाया जा सकता है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने 15वीं राजस्थान विधानसभा का 5वां सत्र शुक्रवार 14 अगस्त से सुबह 11 बजे आहूत किया है, यानी 14 अगस्त कर विधायकों को कहीं और रखा जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को दावा किया कि आगामी
विधानसभा सत्र की तारीख तय होने के बाद राज्य में विधायकों की खरीद फरोख्त का रेट बढ़ गया है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी और सरकार गिराने का षड्यंत्र करने वाली भाजपा को जनता माफ नहीं करेगी। इसके साथ ही गहलोत ने कहा कि बसपा के 6 विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर बसपा प्रमुख मायावती डर और मजबूरी में बयान दे रही हैं। अशोक गहलोत ने कहा, जब से विधानसभा सत्र बुलाने की घोषणा हुई है, राजस्थान में खरीद फरोख्त का रेट बढ़ गया है। इससे पहले किस्त 10 करोड़ रुपए और दूसरी किस्त 15 करोड़ रुपए थी। अब यह असीमित हो गई है। सब लोग जानते हैं कौन लोग खरीद फरोख्त कर रहे हैं। गहलोत ने कहा, सत्र बुलाने में देरी करने का यह पूरा खेल इसलिए होता है जिस तरीके से भाजपा ने हॉर्स ट्रेडिंग का ठेका ले रखा है। भाजपा की ओर से हमारी पार्टी के लोगों के माध्यम से हॉर्स ट्रेडिंग हुई, सबको मालूम है। अशोक गहलोत ने कहा, मैं आज फिर कहना चाहूंगा कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश के बाद में जिस रूप से राजस्थान पर हमला किया गया है, राजस्थान में उनको मुंह की खानी पड़ेगी और यहाँ हमारी एकजुटता है। सरकार हमारी पूरे 5 साल तक चलेगी। इनके तमाम षड्यंत्र विफल होंगे और पूरे देश में एक संदेश जाएगा। अशोक गहलोत के नेतृत्व के खिलाफ बगावत कर 18 विधायक सचिन पायलट के साथ चले गए हैं। उनका जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा कि उन विधायकों को कांग्रेस विधायक दल की बैठकों में आना चाहिए, लेकिन वे भाजपा की गोद में बैठे हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। चिराग पासवान ने अपनी ही सरकार को फिर घेरा। सीएम नीतीश को चिट्ठी लिख की ये मांग। जी हां दोस्तों, लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने राज्य की अपनी ही एनडीए सरकार की कार्यशैली पर फिर अंगुली उठाई है। पहले शेखपुरा के कोरोना पीड़ित के अस्पताल से गायब होने को लेकर सवाल खड़ा किया था, तो अब राशन वितरण में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। चिराग पासवान ने गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर पत्र लिख राशन वितरण व कार्ड बनाने में हो रही समस्या की जाँच करवाने की मांग की है। इसके उन्होंने इस बार भी शेखपुरा के ही एक संजय यादव नामक उस युवक का सहारा लिया है, जिसने 2 दिन पहले राशन नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए रामविलास पासवान और चिराग पासवान को जान मारने की धमकी दी थी। पत्र में चिराग ने कहा है कि पूरी व्यवस्था में कहीं न कहीं दोष है, लिहाजा लोगों को गुस्सा इस कदर फूट रहा है कि जान मारने तक की धमकी देने लगे हैं। कहा है कि लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि लाभार्थियों तक केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुँचाने में राज्य की ओर से कुछ न कुछ कमी रह गई है, लिहाजा राशन वितरण व कार्ड बनाने में हो रही समस्या की जांच करानी चाहिए। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में कोरोना और बाढ़ को लेकर पप्पू यादव ने नीतीश सरकार पर बोला हमला। कहा, आखिर कब टूटेगी सरकार की नींद। जी हां दोस्तों, जाप प्रमुख पप्पू यादव ने गुरुवार को कहा कि बिहार में कोरोना वायरस और बाढ़ की स्थिति भयावह है। राज्य सरकार की इच्छा शक्ति खत्म हो चुकी है। इलाज करने के लिए डॉक्टर्स के पास पीपीई किट नहीं है, लेकिन सेक्रेटरी और मंत्री पीपीई किट पहनकर हॉस्पिटल जाते हैं। दरभंगा में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पप्पू यादव ने ये बातें कही। पप्पू यादव ने कहा कि गंडक, बूढ़ी गंडक, सेनारी कमला, बागमती, कोसी, महानंदा, बलान, सोन उफान पर है और सरकार पता नहीं किस नींद में है। पप्पू यादव ने कहा कि राज्य के किसी हॉस्पिटल में न वेंटिलेटर है और न ही आईसीयू बेड। नीतीश सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा, न किसी होटल और न ही किसी लॉज को किराए पर लेकर उसे आइसोलेशन सेंटर बनाया गया। मैंने स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर बेतिया में कन्हैया गुप्ता की मौत की जाँच की मांग की है। इलाज न मिलने के कारण कोरोना के मरीज दहशत में है। पप्पू यादव ने आगे कहा कि मेरी सलाह है कि बिहार में रोजाना टेस्टिंग की संख्या 50,000 तक बढ़ाई जाए। सिंचाई विभाग के मंत्री संजय झा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तो गायब हैं ही, उनके मंत्री भी गायब हैं। इन नेताओं को भी बाढ़ में छोड़ देना चाहिए, तभी इन्हें आम जनता की परेशानियों के बारे में पता चलेगा। सरकार अभी तक सभी लोगों को 5 किलो चावल और 1 किलो चना नहीं दे पाई है। डबल इंजन की सरकार सभी मोर्चों पर फेल हो गई है। कि बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करते हुए मैंने बहुत पहले ही कहा था कि गंडक और बागमती नदी के बांध टूटने वाले हैं। दरभंगा, सारण, मुजफ्फरपुर, बगहा को बचाओ, लेकिन सरकार ने मेरी नहीं सुनी। बाढ़ में बीडीओ और सीईओ कहीं नहीं दिखते हैं। लोगों को न राशन मिल रहा है और न ही डॉक्टरों की नियुक्ति हुई है। पप्पू यादव ने कहा कि उत्तर बिहार को अभी तक बाढ़ प्रभावित इलाका घोषित नहीं किया गया है। सरकार ने घर और फसल क्षतिपूर्ति के लिए मुआवजे की घोषणा अभी तक नहीं की है। करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार नहीं देना चाहती जवाब, तभी किया विधानसभा सत्र छोटा, हटाए बहस के अहम मुद्दे। तेजस्वी। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा का मानसून सत्र कोरोना जैसे संक्रमण को देखते हुए 4 दिनों का छोटा सत्र बुलाया गया है। 3 अगस्त से 6 अगस्त तक यानी 4 दिनों के इस सत्र में पहला दिन शोक प्रकट का है। जिनका भी इस वर्ष स्वर्गवास हो गया है उनके लिए ही रखा गया है। बाकी बचे 3 दिनों में तारांकित प्रश्न, अल्पसूचित प्रश्न पूछे जाते हैं जिसका उत्तर सरकार देती है। वहीं
बिहार को कोरोना का संक्रमण लाखों लोगों में है, कईयों की जान भी चली गई है। स्वास्थ्य सेवा का बुरा हाल है तो बाढ़ से लोग बेहाल हैं, लेकिन स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन विभाग से विधायक इस सत्र में सवाल नहीं कर सकते हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस विपदा की घड़ी में, इस संकट की घड़ी में सबसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिससे बिहार प्रभावित है, वह 2 विभाग का है। पहला स्वास्थ्य विभाग का, जिसमें कोरोना को लेकर सभी लोग जानना चाहते हैं कि क्या व्यवस्था है और क्या तैयारी है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।